पिछली वीडियो में हमने बात की थी कुछ बेसिक टेस्ट एल्गोरिदम्स की और उसमें हमने निकालना सीखा था किसी भी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हमने सीखा था कि प्रिमिटिव ऑपरेशंस जो है वो कितना समय लेते हैं। आई नो पिछला वीडियो आए काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे और जो कि आज का टॉपिक होने वाला है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नाम सुनते ही जो चीज़ दिमाग में आती है वो है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। उससे पहले जो पिछली वीडियो में हमने टेस्ट एल्गोरिदम एक लिया था उसके ऊपर मैं तुमको कुछ और बताना चाहता हूँ आज। पिछली वीडियो में अपन ने क्या किया था, हर एक स्टेप के लिए अलग अलग टाइम गिना था अपन ने। अलग अलग टाइम गिना था मतलब कि यहाँ पे मुझे कितना टाइम लग रहा था, 1 यूनिट टाइम इस प्लस वाले ऑपरेशन के लिए, 1 यूनिट टाइम इस असाइनमेंट वाले ऑपरेशन के लिए। टोटल मुझे फर्स्ट स्टेप के लिए कितना टाइम लग रहा था, 2 यूनिट टाइम। इसी तरह हमने इसमें गिना था कि 1 यूनिट इसके लिए, फिर पहले इसकी इनिशियलाइजेशन के लिए याद है कुछ फॉर लूप में, पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंपैरिजन, फिर उसके बाद इंक्रीमेंटेशन। हर एक का हमने अलग अलग गिना था कि किसको कितने यूनिट टाइम लग रहा है। वो थोड़ा सा कुछ डिफिकल्ट मेथड था। अब आज अपन सीखने जा रहे हैं थोड़ा एक इजी मेथड। क्या है वो इजी मेथड? उस इजी मेथड का नाम पहले जान लो। उस इजी मेथड का नाम है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसका? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड प्रिमिटिव ऑपरेशंस का। प्रिमिटिव ऑपरेशंस मतलब आपको बेसिकली क्या करना है, देखना इस मेथड को ध्यान से समझना। आपके पास जो भी एक एल्गोरिदम है, जैसे हमारे पास एक टेस्ट एल्गोरिदम है, उसमें सबसे पहले आप वो लाइनें ढूंढ लो, वो लाइनें ढूंढ लो जिनमें प्रिमिटिव ऑपरेशंस लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो लाइन कौन कौन सी है? एक लाइन मेरे को ये वाली दिख रही है, मैंने इसको मार्क कर लिया। एक लाइन मुझे ये वाली दिख रही है, मैंने इसको भी मार्क कर लिया। और एक लाइन मुझे दिख रही है ये वाली, मैंने इसे भी मार्क कर लिया। अब ये मेरे पास 3 लाइनें आ गई हैं जिनमें प्रिमिटिव ऑपरेशंस अप्लाई हो रहे हैं। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा? हमने पहले ये पता कर लिया कि पूरे एल्गोरिदम में से किन किन स्टेप्स पे प्रिमिटिव ऑपरेशंस वर्क कर रहे थे, तो वो मैंने 3 लाइनें ढूंढ ली हैं। ठीक है, ढूंढ लिए। अब मुझे ये देखना है कि जो तीनों लाइनें हैं या हर वो स्टेटमेंट जिसमें प्रिमिटिव ऑपरेशन मौजूद है, वो पूरी स्टेटमेंट कितनी बार चलेगी। बात समझ आई? वो पूरी स्टेटमेंट कितनी बार चलेगी। देखो जैसे अगर ये वाली स्टेटमेंट की मैं बात करूं, तो ये स्टेटमेंट कितनी बार चलने वाली है? क्या ये किसी लूप के अंदर है? नहीं हुई है। तो ये कितनी बार चलेगी? ये सिर्फ चलेगी एक बार, है ना। अब उसके साथ दूसरे स्टेप पे देखो, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये फॉर लूप के अंदर लगी हुई है। किसके अंदर लगी हुई है? फॉर लूप के अंदर। और मैं अभी फॉर लूप में मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, इंक्रीमेंटेशन, कंपैरिजन या इनिशियलाइजेशन कुछ नहीं देख रहा हूँ। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि ये जो लाइन है ये कितनी बार चलेगी। ये लाइन कितनी बार चलने वाली है? ये लाइन चलने वाली है n बार। भैया 1 से लेके n तक का अगर लूप लगा है तो लाइन कितनी बार चलेगी? n बार चलेगी। बहुत बढ़िया। अब ये एक लास्ट स्टेप की बात करते हैं। यार तुम लोग बताओ कितनी बार चलेगी ये? हाँ, एक लूप लगा n तक, उस n तक वाले लूप के अंदर एक लूप और लगा है जो खुद भी कितनी बार चल रहा है? n। तो n बार ये चलेगा और हर n की वैल्यू के लिए ये n बार चलेगा। तो कितनी बार ये वाली जो स्टेटमेंट है ये फिर कितनी बार चल रही होगी हमारी? n² बार चल रही होगी। समझ आया? तो अब ओवरऑल टाइम मेरा क्या हो जाएगा इन सबका सम, जो कि कितना है? n² प्लस n प्लस 1। पर भैया पिछले वाले में तो कुछ ऐसा आ रहा था, 4n² प्लस 4n प्लस 2, और ये तो इससे मैच नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा है। बट एट लास्ट हम इन सब पे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस अप्लाई करने वाले हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन यानी वही सब, बिग ओ, बिग ओमेगा, बिग थीटा, स्मॉल ओ, स्मॉल ओमेगा, ये सब अप्लाई करेंगे। और ये सब अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट इससे आ रहा होगा, जो रिजल्ट इससे आ रहा होगा वही सेम रिजल्ट इससे आएगा। अगर किसी ने पढ़ रखा है तो इसका एसिम्प्टोटिक नोटेशन आएगा बिग ओ ऑफ n² और इसका भी आएगा बिग ओ ऑफ n²। तो ओवरऑल तो हमें ये देखना है ना, हमें नहीं है लेने देना इतने बड़े कुछ टर्म से। वो कुछ भी टर्म आए हमें तो इससे मतलब है। ये भी बिग O ऑफ n² देखे जाएगा, ये भी बिग O ऑफ n² देते जाएगा। कैसे आया, क्यों आया, अभी अपन बात करेंगे। नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। इसके बाद स्टार्ट करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस।
चलिए स्टार्ट करते हैं फिर एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस जिनको हम प्यार से एएसएन भी बोलते हैं, आखिर होती क्या है? पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर समझते हैं वो क्या होती है। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं कुछ टूल्स। कैसे टूल्स है? ये मैथमेटिकल टूल्स है, मैथ्स वाले टूल्स हैं, मैथमेटिकल। इसके आगे भाई पूरा लिखा हुआ है, मैथमेटिकल टूल्स टू डिटरमाइन द, इस शब्द पे जोर देना, बाउंड्स, टू डिटरमाइन द बाउंड्स ऑफ एनी फंक्शन। अरे भैया प्रोग्रामिंग में भी आप मैथ्स घुस रहे हो। देखो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होते हैं अपन समझते हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं कुछ मैथमेटिकल टूल्स जिनकी हेल्प से अपन किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन के बाउंड्स के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। बाउंड यानी बाउंडेशंस, यानी क्या समझते हो? लिमिटेशंस। जो तुम्हारी कुछ बाउंडेशन है, तुम इस बाउंडेशन के आगे वो काम नहीं कर सकते हो। उसी तरह हर मैथमेटिकल फंक्शन की कुछ बाउंडेशंस होती है। जैसे कि ये मैथमेटिकल फंक्शन मैक्स टू मैक्स इतनी वैल्यू दे सकता है और मिनिमम से मिनिमम इतनी वैल्यू दे सकता है। ये इसकी क्या हो गई? ये इसकी बाउंडेशंस होगी। बाउंडेशंस का मतलब क्लियर हो रहा है? तो ये जो बाउंड्स हैं, ये जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, ये बेसिकली हमें किसी भी फंक्शन, अब ये फंक्शन यहाँ कौन से फंक्शन की बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है टाइम के फंक्शन की। अभी टाइम का फंक्शन कहाँ से लाएंगे हम? अरे यार अभी जो पिछले उसमें तुमने निकाला है n² + n+1, ये क्या था? ये तुम्हारा टोटल टाइम का फंक्शन ही तो था। टोटल टाइम का फंक्शन ही तो था। तुम क्या करोगे? इस तरह के जो टाइम के फंक्शंस हैं उनके बाउंड्स निकालोगे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की हेल्प से, कि ये जो टाइम का फंक्शन है ये मैक्सिमम इतना टाइम ले सकता है, मिनिमम इतना टाइम ले सकता है, या मैक्सिमम इतनी वैल्यू ले सकता है, मिनिमम इतनी वैल्यू ले सकता है। बात क्लियर हो रही है बाउंडेशंस का मतलब? तो ये जो बाउंड्स हैं, दो तो तुमको समझ में आ गई कि एक होता है अपर बाउंड। तो हमें ये बात तो क्लियर हो गई है कि बाउंड्स जो है वो दो तरह के होते हैं। एक सेकंड, माइक की थोड़ी वायर। हाँ, हमें ये बात तो क्लियर हो गई कि बाउंड्स जो है दो तरह के होते हैं, या दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है अपर बाउंड, ये हमको क्या बताएगा? ये हमको बताएगा मैक्सिमम वैल्यू, कि भैया जो टाइम का फंक्शन है वो मैक्सिमम कितनी वैल्यू ले रहा होगा। अब ये लोअर बाउंड, भाई अपर बाउंड है तो कुछ ना कुछ लोअर बाउंड भी होगा। वो लोअर बाउंड हमको क्या बताता है? वो लोअर बाउंड हमको बताता है उस टाइम के फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, कि कम से कम कितना टाइम लेगा। ठीक है, अब एक इनके बीच में एक बाउंड और होता है जिसका नाम है टाइट बाउंड। क्या नाम है उसका? उसका नाम है टाइट बाउंड। इसके बारे में आगे बात करेंगे कि किस तरह की वैल्यूज बताता है हमको। बात समझ में आ रही? किस तरह की वैल्यूज बताता है? हम बात करेंगे किसके बारे में? टाइट बाउंड के बारे में। तो बात क्लियर हुई ये एएसएन क्या होता है। अब सवाल आता है कि इतनी मुश्किल से तो हमने जैसे जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सीखी थी किसी भी फंक्शन की, उस पे भी अब आप ये नई चीज बता रहे हो एएसएन वगैरह। ये होता क्या है? ये क्यों होता है? सबसे बड़ा कारण तो ये क्यों होता है। देखो बात ऐसी है कि अभी जब पिछला जो टेस्ट एल्गोरिथम था उसको जरा तुम पेज खोल के देखो, निकाल। उसमें अगर तुम देखोगे तो उस टेस्ट एल्गोरिथम में कितने स्टेप्स थे? 3 स्टेप्स थे। देखो साइड में नंबरिंग डाली है 3 स्टेप्स की। अब वो 3 स्टेप्स थे तो उसके टाइम फंक्शन में कितनी टर्म आए? 1 2 3। 3 स्टेप्स थे तो 3 टर्म्स आई। अब पुराने वाले में भी देख लो, तो जो लेंथी वाला मेथड था पिछले वीडियो का 4n² + 4n+2 वाला, उसमें भी कितनी टर्म्स आई थी? 3 टर्म्स ही आई थी। यानी जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उतनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी हमारे पास, है ना? बात क्लियर है? चलो अब एक बात देखो, रियल लाइफ में जरूरी तो है नहीं कि सिर्फ 3 या 5 6 10 कुछ ऐसी लाइंस का कोड हो। रियल लाइफ में तो 1000 5000 10,000 लाइंस के कोड हो सकते हैं। तो क्या जब मैं उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालूंगा तो क्या मैं 10,000 टर्म्स लिखने वाला हूँ? क्या मैं उन 10,000 टर्म्स को एनालाइज करूंगा? दूसरे के एल्गोरिथम के लिए भी मैं उतनी टर्म्स निकालूंगा, तब जाके उनको कंपेयर करूंगा। इस चीज से तो ये बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग होगा, बहुत एरर्स होने के चांसेस होंगे इसमें। तो हम क्या चाहते थे कि हम ये चाहते थे यार अब क्या किया जाए, 10,000 टर्म्स तो यूज नहीं करनी है। तो हम मैथ्स के पास गए, मैथमेटिक्स में अलग अलग टूल्स होते हैं, तो हमने उसमें एक टूल देखा जिसका नाम था एसिम्प्टोटिक नोटेशन। वो एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या काम करता था? जो तुम्हारे पास कोई भी फंक्शन हो, छोटा हो बड़ा हो, 1 2 टर्म का हो, 5 6 टर्म का हो, 10,000 टर्म्स का हो, उस फंक्शन के
तुम अपर नोटेशंस पता कर सकते थे और लोअर नोटेशंस पता कर सकते थे। तो हमने सोचा ये तो अच्छा है, अगर मुझे किसी भी टाइम वाले फंक्शन के लिए उसकी हाईएस्ट वैल्यू पता है और वैसे ही दूसरे एल्गोरिथम के लिए भी उसकी हाईएस्ट वैल्यू पता है, मैं दोनों की हाईएस्ट वैल्यू को कंपेयर कर लूंगा, है ना। कंपैरिजन ही करना है ना आखिर हमको टाइम में। तो मैं पूरे 10,000 टर्म्स से अच्छा एसिम्प्टोटिक नोटेशन की हेल्प से आई हुई एक टर्म का कंपैरिजन कर लूंगा। रिजल्ट तो मुझे तब भी वही पता चलेगा। अगर ये एफिशिएंट कम होगा तो भी मुझे दोनों मेथड से यही पता चलेगा कि एल्गोरिथम इस साइड वाला क्या है, कम एफिशिएंट है। बात क्लियर हो रही है। हमें क्या करना था, हमें वो 10,000 टर्म्स से बचना था, इसलिए हमने हेल्प ली एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस बड़ी टर्म्स को छोटी छोटी टर्म्स में उनकी अपर बाउंडेशंस बता देते हैं और उनकी लोअर बाउंडेशंस बता देते हैं, इसलिए हमें एसएन को यूज करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेशन क्लियर हो गई है कि मैथमेटिकल टूल है जो किसी भी फंक्शन, कौन सा फंक्शन, टाइम फंक्शन के बाउंड्स बताता है, उसकी बाउंडेशंस कितनी है, फंक्शन मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, ये फंक्शन मिनिमम कहां तक जा सकता है। ठीक है, बात क्लियर हुई। नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। फिर इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। हाँ जी, तो चल टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, कितने टाइप के एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं, तो अभी सिर्फ सुनते जाओ, पेन रख दो, बाद में नोट करना। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं दो टाइप के। कौन कौन से वो दो टाइप, क्लासिफिकेशन कर लिया हमने। पहला टाइप होते हैं बिग एसिम्प्टोटिक नोटेशंस और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है स्मॉल एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का। कौन कौन से दो टाइप्स होगा, बिग और स्मॉल। अब इन बिग और स्मॉल के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन है। कौन कौन से वो क्लासिफिकेशन, देखो बिग के अंदर तीन क्लासिफिकेशन आते हैं, जिसमें से पहला क्लासिफिकेशन है बिग ओ। इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ओ से, इससे डिनोट करते हैं कैपिटल ओ से। चल यार माइक नहीं खींच रहा है, नहीं चल। इसके बाद हम नोटिस करते हैं, हम इसके बाद देखते हैं क्या सेकंड टाइप। सेकंड टाइप हमारा होता है बिग ओमेगा। क्या होता है, बिग ओमेगा, इसको डिनोट करते हैं इस ओमेगा के सिंबल से। और थर्ड जो हमारा टाइप होता है वो होता है हमारे पास बिग थीटा। क्या, बिग थीटा, इसको डिनोट करते हैं थीटा से। ये तो बात हो गई बिग की। अब हम बात कर लेते हैं स्मॉल एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की। स्मॉल एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं सिर्फ दो टाइप के। एक होता है स्मॉल ओ, जिसको डिनोट करते हैं ऑब्वियसली किससे, स्मॉल ओ से। और एक होता है स्मॉल ओमेगा, एक होता है स्मॉल ओमेगा जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल ओमेगा के सिंबल से। तो ये कुछ 5 तरह के एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं। अब कौन सा किस लिए है वो बात कर लेते हैं। बिग ओ, बिग ओ होता है अपर बाउंड के लिए। किसके लिए, अपर बाउंड के लिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए। अपर बाउंड बोलूंगा तो क्लियर है। चलो, बिग ओमेगा जो है वो होता है लोअर बाउंड के लिए। किसके लिए, लोअर बाउंड्स के लिए। और अब तीसरा कौन सा बच गया, थीटा, यानी ये होता है किसके लिए, टाइट बाउंड के लिए। किसके लिए होता है, टाइट बाउंड के लिए। चल अभी टाइट क्या होता है वो आगे एग्जांपल में क्लियर होगा, अभी ऐसे मैं नहीं बता रहा हूँ। चल इन तीनों की बात हो गई, अपर लोअर टाइट। स्मॉल ओ क्या होता है, स्मॉल ओ यूज होता है प्रॉपर अपर बाउंड के लिए। बी ओ यू एन डी, किसके लिए यूज होता है, प्रॉपर अपर बाउंड के लिए। और स्मॉल ओमेगा किसके लिए यूज होता है, प्रॉपर लोअर बाउंड के लिए, प्रॉपर लोअर बाउंड के लिए। ठीक है, तो ये बातें आपको यहाँ पे ये दोनों तो याद रखनी है। अभी मैं आपको दो चीजें साथ में बताऊंगा। कौन सी, एक ये प्रॉपर क्या होता है भैया, ये प्रॉपर अपर प्रॉपर लोअर क्या होता है, और बाद में साथ में एक चीज और बतानी है जिसका मैंने अभी वादा किया हुआ है, क्या, टाइट बाउंड क्या होता है। ठीक है, तो ये 5 तरह के एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं। बिग ओ यूज होता है किसके लिए, अपर बाउंड के लिए। बिग ओमेगा लोअर बाउंड के लिए। बिग थीटा टाइट बाउंड के लिए। वैसे ही स्मॉल नोटेशंस दो टाइप के होते हैं, स्मॉल ओ प्रॉपर अपर बाउंड और स्मॉल ओमेगा प्रॉपर लोअर बाउंड। कर लो, पॉज करके नोट कर लो, फिर इसके बाद एक एक करके सबकी पांचों की डेफिनेशन देखते हैं और उसी बीच में प्रॉपर और टाइट को अपन चुपके से सीख लेंगे। चलो, हाँ, तो अब अपन बारी बारी सबकी डेफिनेशन देखने वाले हैं। सबसे पहले देखो, बहुत तेज तो नहीं हो रहा ना, यूट्यूब पे ऑप्शन होता है वायदा विधि वगैरह का, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब अपन डिफाइन करेंगे, हम पांचों को अलग अलग डिफाइन करेंगे, धीरे धीरे करके समझेंगे पांचों क्या होती हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बिग ओ की। इतनी बात मैंने बता दी थी कि बिग ओ तुमको बताएगा अपर बाउंड ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। चलो अब इसके बाद देख लेते हैं बिग ओ की एक्चुअल जो डेफिनेशन है मैथ्स के अकॉर्डिंग क्या है। मैथ्स के अकॉर्डिंग क्या है डेफिनेशन, fx is big O of gx, fx is big O of, देखो समझते भी जाओ क्या बोल रहा हूं मैं, fx जो फंक्शन है वो gx का बिग O है, मतलब fx जो है वो gx का अपर बाउंड है। इफ, देखो डबल एफ लगा रहा हूं, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इफ मतलब ए डबल एफ लगा यानी इफ एंड ओनली इफ। तो मैं क्या बोल रहा हूं, fx is big O of gx, यानी fx जो है वो gx का अपर बाउंड है इफ एंड ओनली इफ वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, fx is greater than equal less than equal to big O of gx। बात समझ आई? ये बात समझ आई कि नहीं है? देखो बिग O ऑफ, सॉरी यहाँ पे बिग O नहीं, यहाँ पे C आना था, कांस्टेंट टाइम्स ऑफ gx। क्या मतलब है इसका, कि fx जो है वो gx का अपर बाउंड होगा कब, अगर जो फंक्शन x है वो या तो gx से छोटा हो या बराबर, या तो छोटा हो या फिर बराबर हो, ठीक है। अब यहाँ पे C क्या है, यहाँ पे C ऐसे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। चलो अब बात कर लेते हैं, किसकी बात कर ले, किसकी बात कर ले बता दो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। अभी जो पिछले एग्जांपल में अपन का ये जो टाइम आया था 4n² + 4n + 2, इसमें जो 4 to 1 4 4 और 2 वगैरह लगे हैं, यही सब कांस्टेंट, इसी टाइप के कुछ कांस्टेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। अब अपन बात कर लेते हैं बिग ओ की किसी एक एग्जांपल की हेल्प से। बात समझ आ रही है? ये जो fx है ये gx का बिग O कब होगा, fx जो है वो gx का बिग O कब होगा, कब होगा, जब जो fx है वो उससे या तो छोटा हो या तो बराबर हो gx के। देखो fx एक फंक्शन होगा, fx एक फंक्शन होगा, मान लेते हैं हमारा fx जो है वो टाइम का फंक्शन, किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। अब अगर fx का अपर बाउंड gx है, अगर fx का अपर बाउंड gx है, देखो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ, fx का अपर बाउंड gx तब होगा, अरे ये क्या हो गया, चलो ठीक है, तब होगा जब fx की जो वैल्यू है वो या तो छोटी होगी या फिर बराबर होगी किससे, gx के, और साथ में एक कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब ये जो fx का अपर बाउंड gx कब होगा, जब fx जो है वो खुद या तो छोटा हो या फिर बराबर हो gx। देखो अपर बाउंड की डेफिनेशन यही होती है ना कि फंक्शन मैक्सिमम कितना जा सकता है, ये फंक्शन है तो ये मैक्सिमम, मान लो ये ऐसे कोई फंक्शन का ग्राफ बना तो मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है। अब यहाँ वाला जो फंक्शन होगा, मान लो ये fx है, ये gx, अब ये जो fx है ये gx से छोटा है या बराबर है, ग्रेटर और इक्वल टू, लेस देन या इक्वल टू है, तो वही आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। fx का अपर बाउंड gx तब होगा जब fx लेस देन इक्वल टू gx into c होगा, कोई हिंदी में इंग्लिश में यहाँ लिखा होगा। बात समझ आई? ये तो हो गई मैथमेटिकल डेफिनेशन, इसको अपन अपने कंप्यूटर साइंस में कैसे अप्लाई करेंगे वो समझ लो। देखो मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा कोई fn है जो दिख रहा है कुछ n² + n, अरे ये तो देखा देखा सा लग रहा है, बिल्कुल देखा देखा। अब इसमें ध्यान से देखो, कोई ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन आप खुद बताओ जरा जिससे ये तीनों वैल्यूज या तो छोटी हो या तो बराबर, ध्यान सुनना, जिससे ये तीनों वैल्यूज या तो छोटी हो या तो बराबर हो। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले 1 लेके देखता हूँ सबसे, चलो 1 उठाते हैं, इसी में से चेक करते हैं। मैंने सबसे पहले 1 उठाया, जैसे मैंने 1 उठाया तो 1 के तो बराबर है पर n से छोटा है, नहीं चल सकता, बड़ा होना चाहिए। n लेके देखा, n के बराबर है, 1 से भी बड़ा है पर n² से छोटा है,
देखो n जब मैंने लिया, n को मैंने चेक किया 1 से तो बड़ा है, काम बन गया। n के बराबर है, n इक्वल टू n, यहाँ भी काम बन गया। पर n स्क्वायर से तो छोटा है, तो क्यों अपन छोटा है, छोटी टर्म तो लेनी नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन वाली टर्म लेनी है अपन को। अब मैंने चेक किया किसको, n स्क्वायर को। n स्क्वायर को जब अपन चेक करेंगे तो मुझे क्या देखने मिलेगा कि n स्क्वायर को जब मैंने 1 से कंपेयर किया, हाँ जी बड़ा है। n से कंपेयर किया, बिल्कुल बड़ा है। और जब खुद n स्क्वायर से कंपेयर किया तो इक्वल टू है, चल जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू चलता है ना। इसका मतलब इस fn का जो बिग O आएगा वो क्या आएगा, बिग O ऑफ n स्क्वायर। क्या आएगा, बिग O ऑफ n स्क्वायर। क्यों आएगा, क्योंकि n स्क्वायर इनमें से एक ऐसी टर्म है जो या तो इस फंक्शन से बड़ी है या बराबर है, जो या तो इस फंक्शन से बड़ी है या बराबर है। क्या सिर्फ यही हो सकते हैं, नहीं, इसके और पॉसिबल केसेस भी हैं, जैसे कि मैं लिख सकता हूं बिग O ऑफ n क्यूब। n क्यूब देखो n स्क्वायर से भी बड़ा है, n से भी बड़ा है और 1 से भी बड़ा है। मैं और भी लिख सकता हूं बिग O ऑफ n की पावर 4। ऐसे ही मैं n की पावर 5 अनगिनत तक जा सकता हूं। बट उसमें से हम हमेशा सिलेक्ट कौन सा करते हैं, n स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अब सुनना, क्योंकि ये जो n स्क्वायर है ये है टाइट। n स्क्वायर क्या है, टाइट है। टाइट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो बिग O ऑफ n स्क्वायर है, ये जो n स्क्वायर है, जो इसके अंदर gx फंक्शन लिखा है, ये जो इसके अंदर gx फंक्शन लिखा है, ये ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो fx के सबसे ज्यादा पास हो, जो fx के सबसे ज्यादा पास हो। अब n स्क्वायर, n क्यूब, n की पावर 4 में से कौन सा इन तीनों में से सबसे ज्यादा पास है, n स्क्वायर। इसलिए n स्क्वायर क्या कहलाएगा, टाइट कहलाएगा, टाइट कहलाएगा। और इसका आंसर भी एक्चुअली में क्या लिखेंगे हम, बिग O ऑफ n स्क्वायर लिखेंगे, अगर हम बिग O की बात कर रहे हैं। तो ये बची वैल्यूज क्या कहलाएंगी, क्या लूज कहलाएंगी, हाँ ये बची वैल्यूज क्या कहलाएंगी, लूज। बात क्लियर हो रही है। टाइट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन सभी फंक्शन में से इस fn के सबसे ज्यादा पास कौन सा है, n स्क्वायर, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टाइट। बची वैल्यूज को क्या बोलेंगे, लूज बोलेंगे। क्लियर हुआ बेगो, बेगो क्लियर हुआ। क्या होता है बेगो, fx का अपर बाउंड gx तब होगा जब fx विल बी लेस देन इक्वल टू gx। चलो भैया आगे बढ़े, अगले पार्ट पे चलते हैं। बेगो ओमेगा लिख लो। चलो बेगो, बेगो समझ में आ गया था, बेगो समझ में आ गया था। fx का अपर बाउंड gx तब होगा जब fx विल बी लेस देन इक्वल टू बेगो ऑफ gx। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे चाचा फिर गलत लिख दिए आपसे। चलो बेगो ओमेगा की बात करते हैं। अपन को पता है बेगो ओमेगा किस लिए यूज होता है, बेगो ओमेगा यूज होता है लोअर बाउंड के लिए। लोअर बाउंड के लिए, लोअर बाउंड, चलो डेफिनेशन पढ़ लें हम। लोअर बाउंड ऑफ fx is omega gx if fx is greater than equal to c times gx। क्या बकवास लिखा है, इसको मीनिंग में लिख देते हैं। fx का लोअर बाउंड gx तब होगा, रिकॉर्डिंग चालू किया है मैंने, हाँ किया है, तब होगा जब ये जो fx है ये या तो बड़ा होगा या फिर क्या होगा, बराबर होगा किसके, c टाइम्स gx के। या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा किससे, c टाइम्स gx से। देखो आप लोग जरा, मैं माइक ठीक कर लूं। क्या लिखा है, fx का लोअर बाउंड gx होगा जब fx will be greater than equal to c times gx। क्या मतलब हुआ इसका, इसका ये मतलब हुआ, जैसे पिछले वाले में क्या था, fx का अपर बाउंड gx तब होगा जब fx जो है वो gx से या तो छोटा हो या तो बराबर हो। ये उसका जस्ट अपोजिट, fx का लोअर बाउंड gx तब होगा जब fx जो है वो gx से बड़ा हो या बराबर हो। तो अपन फिर से पिछले एग्जांपल समझ के देखें, फिर से पिछला एग्जांपल लिख के लेते हैं। एग्जांपल क्या था, n स्क्वायर तो याद हो गया होगा, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। देखो
फिर से चेक करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि है ना, ऐसे इन तीनों में से देखते हैं ऐसा कौन सा है जो तीनों से बड़ा है या बराबर है। तीनों से बड़ा है या बड़ा, छोटा लेना सॉरी, तीनों से छोटा है या बराबर है। तो 1 देखें, n से छोटा है, हाँ, n स्क्वायर से भी छोटा है, हाँ, और 1 खुद के बराबर है। तो यानी एक इसका मैं लिख सकता हूँ ओमेगा ऑफ 1। क्या यही रुक जाएंगे? नहीं, और कुछ पॉसिबल है क्या? एक बार जरा ओमेगा ऑफ n चेक करके देखना। n के लिए चेक करो, n एक तो खुद के बराबर है, ठीक है, n स्क्वायर से छोटा है, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जरा यहाँ देखो, ओमेगा ऑफ n स्क्वायर भी तो हो सकता है इसी तरह, खुद के बराबर है, बाकी सबसे छोटा है, बाकी सबसे छोटे हैं। तो अब इन तीनों से हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे? इन तीनों से हम जो सिलेक्ट करेंगे वो हम करेंगे बिग ओमेगा ऑफ n स्क्वायर। यही क्यों सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि इसका रिप्लाई मैं फिर से यही देना चाहूंगा, क्योंकि ये टाइट है। अब इसके लिए एक और टर्म मैं यूज कर रहा हूं, वो है एसिम्प्टोटिकली क्लोजर। देख, इन तीनों में से सबसे ज्यादा पास कौन सी वैल्यू है इस फंक्शन के? n स्क्वायर। इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया क्योंकि ये टाइट है। अब बची हुई ये क्या कहला जाएंगे? आपको पता ही है, लूज। समझ आया? बिग ओमेगा समझ आया? बहुत बढ़िया। fx का लोअर बाउंड gx तब होगा जब fx जो है वो gx से बड़ा हो। fx जो है वो gx से बड़ा हो। बात समझ आती है? चलो नोट कर लो। इसके बाद अपन सीख लेते हैं किसके बारे में? बिग थीटा के बारे में। बिग थीटा के बारे में। चलो, जो लास्ट नोटेशन है हमारे पास बिग में से, वो कौन सा है? बिग थीटा। बिग थीटा किसके लिए यूज होता था? बिग थीटा यूज होता था टाइट बाउंड के लिए। अब टाइट आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा होगा कि वो एग्जैक्टनेस की बात हो रही है या वो सबसे पास वाले पॉइंट की बात हो रही है जो फंक्शन के सबसे ज्यादा पास में है और एसिम्प्टोटिकली क्लोजर है। टाइट मतलब अपन को ये क्लियर हो रहा है, ठीक है? तो उसकी डेफिनेशन क्या है? fx is tight bound of gx if upper and lower bound are same। मतलब अगर fx का अपर बाउंड यानी बेग o भी gx है और fx का लोअर बाउंड यानी ओमेगा भी gx है, देयरफॉर जो fx होगा उसका जो थीटा यानी एग्जैक्ट बाउंड भी कितना हो जाएगा? gx हो जाएगा। इसको भी हिंदी में लिख दूं क्या? इसको कैसे लिखेंगे? fx का थीटा gx होगा अगर बिग O और बिग ओमेगा दोनों gx है। fx का थीटा gx होगा अगर बिग और बिग ओमेगा दोनों gx है। एग्जाम्पल के लिए बात कर लें, तीर से जो अपन एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं उसमें एक बात नोटिस की तुम लोगों ने कि n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 करने पे मेरे पास क्या आ रहा था? बेगो कितना आया था? देखो n स्क्वायर आया था और बेग ओमेगा भी कितना आया था? n स्क्वायर आया था। यानी मैक्सिमम इस फंक्शन के पास जा रहा है, मिनिमम भी इस फंक्शन के पास जा रहा है, तो एक ही बात हो गई, मैक्सिमम मिनिमम एक ही जगह पे। तो जो एक जगह आ रहा है इसका मतलब इसका थीटा कितना हो जाएगा? इसका मतलब इसका थीटा कितना हो जाएगा? n स्क्वायर। इसका मतलब इसका थीटा कितना हो जाएगा? n स्क्वायर। क्या ये हमेशा होता है? क्या ये हमेशा होता है? नहीं, हमेशा नहीं होता। हमेशा थीटा बिग, हमेशा बिग ओ बिग ओमेगा एक जैसे हो ये जरूरी नहीं है, पर जब भी होंगे तो वो थीटा n स्क्वायर बराबर हमको मिल रहा होगा। थीटा n स्क्वायर या सॉरी थीटा या जो भी यहाँ अंदर लिखा होगा वो होगा। तीनों बाउंड क्लियर हुए। बिग ओ अपर बाउंड जब फंक्शन छोटा या बराबर हो, fx में जब सॉरी ओमेगा में जब बड़ा या बराबर हो, और थीटा में जब बिग ओ और बिग ओमेगा दोनों इक्वल हो। देखो डीएसए सीखते समय हमको इन्हीं तीनों नोटेशंस की हेल्प होती है। वो जो लास्ट के दो है यानी कौन से? स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा, उनकी हमें जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि वो एक्चुअली में होते क्या है। अभी जैसे अपन ने बिग ओमेगा वाले एग्जांपल में ओ वाले एग्जांपल में देखा था कि तीन पॉसिबिलिटीज बन रही थी एन, और मतलब तीन से ज्यादा बन रही थी, एन क्यूब फिर n4। तो अपन ने उसमें से इसको सिलेक्ट किया था, बची तीनों को छोड़ दिया था। तो इसको मैंने बिग ओ बोल दिया था। पर ये नीचे वाले को मैं क्या बोलता हूं? इन सबको मैं बोलता हूं प्रॉपर स्मॉल
ओ। प्रॉपर स्मॉल ओ, प्रॉपर स्मॉल ओ का क्या मतलब हो गया, फोर्थ वाला जो असिम्प्टोटिक नोटेशन था कि उसमें इक्वल टू वाली सिंबल नहीं होता है। जैसे कि अभी मैं बिग ओ के लिए क्या लिख रहा था कि जो fx है वो या तो मेरा छोटा हो या बड़ा, लिख रहे थे कि जो मेरा ओ में fx जो था वो या तो छोटा हो या बराबर हो किसके, gx के। अब मैं स्मॉल ओ में क्या लिख रहा हूं कि fx जो हो वो सिर्फ स्मॉलर हो किससे, gx से। इक्वल टू वाली कंडीशन ही नहीं चाहिए, तो n स्क्वायर तो इक्वल टू वाली कंडीशन में आ रहा था। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, प्रॉपर स्मॉल हो, कि इनसे तो हमेशा बड़ा ही है, बराबर तो होगा ही नहीं। प्रॉपर स्मॉल हो ये होता है। इसी तरह प्रॉपर ओमेगा क्या हो जाएगा, प्रॉपर ओमेगा इन सबको छोड़ के, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में अगर ओमेगा के लिए भी बात कर लें तो ओमेगा के लिए अपन ने देखा था क्या था वो, ओमेगा के लिए 1 भी था मेरे पास, n भी था मेरे पास और n स्क्वायर भी था, जिसमें से मैंने n स्क्वायर को सिलेक्ट किया था। पर स्मॉल ओमेगा में क्या देखेंगे अपन, fx इज ग्रेटर देन, इक्वल टू वाली कंडीशन नहीं है, इक्वल टू वाली कंडीशन नहीं है, ग्रेटर देन 1 और n। तो यहाँ पे भी सिर्फ ग्रेटर हो, इक्वल वाली कंडीशन आई ना। देखो बिग ओ में क्या था, या तो बड़ा हो या तो छोटा हो fx या बराबर। प्रॉपर में क्या है, सिर्फ छोटा होना चाहिए, बराबर ना हो। बिग ओमेगा में क्या था, बड़ा हो या बराबर हो। स्मॉल ओमेगा में क्या है, सिर्फ बड़ा हो, बराबर वाली कंडीशन नहीं है। यानी तुम ऐसा कह सकते हो कि जो लूज वाली कंडीशंस थी वो स्मॉल और स्मॉल ओमेगा है, और जो टाइट वाली कंडीशंस थी वो क्या है, बिग ओमेगा। बात क्लियर हुई। बिग थीटा भी क्लियर हो गया है, कब होगा बिग थीटा, जब बिग ओ और बिग ओमेगा दोनों क्या होंगे, सेम, यानी gx। चलो नोट कर लो, फिर कुछ आगे ट्रिक्स बताएंगे जो जल्दी जल्दी सॉल्व करने में आपको सहायक होंगी। चलो आगे एग्जांपल्स में ट्रिक सीखने से पहले जरा इस ग्राफ से समझ लेते हैं। पहले ग्राफ को समझ लो, जो ब्लैक वाला लाइन दिख रहा है ये fx, ये हमारा टाइम वाला फंक्शन था जिसका हम तीसरा एग्जांपल लेके चल रहे हैं n² + n+1 का। ठीक है, अब अपर बाउंड यानी फंक्शन के ऊपर वाली वैल्यूज जितनी होंगी, तो ऊपर वाली वैल्यूज में देखो बहुत सारी पॉसिबिलिटी, n² n³ और n⁴। हमने कौन सा सिलेक्ट किया था, हमने सिलेक्ट किया था बिग ऑफ n²। क्यों, क्योंकि ये एसिम्प्टोटिकली क्लोजर था, क्योंकि ये टाइट वाला फंक्शन था। उसी तरह तब हमने लोअर वैल्यूज पे चेक किया, तो सबसे पास कौन सा फंक्शन आ रहा था, n²। देखो ये भी पॉसिबल ये भी पॉसिबल, पर सबसे पास कौन सा फंक्शन आ रहा था, ओमेगा ऑफ n², इसलिए हमने इसको कंसीडर किया। ठीक है, देखो मिनिमम इसकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती थी। अब इसका मिनिमम, ये जो फंक्शन है मिनिमम 1 भी वैल्यू ले सकता है, ये जो फंक्शन है मिनिमम n वैल्यू भी ले सकता है, ये जो फंक्शन है इतना वैल्यू ले सकता है। पर उन सब में से सबसे पास कौन सा है, n², और इन तीनों में से सबसे पास कौन सा, n²। इसलिए फिर अपन ने मिला जुला के एक बात बोल दी थी कि भैया इस फंक्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग O ऑफ n²। क्या है, बिग ओ सॉरी थीटा ऑफ n²। क्यों, क्योंकि O भी सेम है और ओमेगा के जो दोनों फंक्शन वो कैसे हैं, सेम है। बात समझ में आई, ठीक है। और इसमें से अब ये जो है ये एक्चुअली में अपन क्या कहलाने लगेंगे, स्मॉल ओ ऑफ n⁴। ये क्या कहलाएगा, स्मॉल ओ ऑफ n⁵। क्यों, क्योंकि ये इक्वल। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये तो बिग O ऑफ n² हो गया क्योंकि ये ग्रेटर है और इक्वल टू भी है, पर ये n³ और n4 का क्या, इनको मैं बोलूंगा स्मॉल ओ ऑफ n³ और n4। क्यों बोलूंगा, क्योंकि ये सिर्फ बड़े हैं, बराबर होने की कोई संभावना मौजूद नहीं है। उसी तरह ये दोनों क्या हो जाएंगे, ओमेगा, स्मॉल ओमेगा और स्मॉल ओमेगा 1। क्यों, क्योंकि ये इक्वल नहीं, हमेशा ही छोटे होंगे। बात क्लियर हुई। देखो बिग हमेशा अपन को काम बिग नोटेशंस ही आने, स्मॉल नोटेशंस मैंने जस्ट बता दिए हैं। अब अपन को सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं कि आपके सामने अगर मैंने कोई टाइम का फंक्शन दे दिया तो उसकी तुम लोग जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालने वाले हो। चलो अपन मान लेते हैं कि अपने पास जो है ये 4 एग्जांपल्स हैं, अपन को इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, पर सबसे शॉर्टेस्ट मेथड नहीं देखना मुझे कौन फंक्शन किससे बड़ा है कितना छोटा है। अपने दिमाग में सेट हो गया कि फंक्शन छोटा हो तो छोटा या बराबर हो तो फिर वो होगा बिग ओ, बड़ा या बराबर हो तो ओमेगा, और अगर बिग ओ और ओमेगा दोनों इक्वल होंगे तो वो हो जाएगा क्या, थीटा। अब इसकी ट्रिक्स तो देखो, ट्रिक बहुत सिंपल है कि ये जो भी आपके पास एक्सप्रेशन गिवन होगा ना उसमें से तुमको सबसे मिनिमम वाली वैल्यू, सबसे जो हाईएस्ट डिग्री वाली वैल्यू है उसको पिक करना है। सबसे हाईएस्ट डिग्री वाली वैल्यू का मतलब इन तीनों फंक्शन में से सबसे हाईएस्ट डिग्री किसके पास है, सबसे हाईएस्ट डिग्री है n² के पास। तो इसका जो नोटेशन हो जाएगा सिंपली वो हो जाएगा
एन स्क्वायर, वो भी क्या, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। बात क्लियर हुई, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। चलो अब इसमें देखते हैं, इस पे क्या हो जाएगा, इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला कौन सा है, इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला है n 4n स्क्वायर। पर तुमको ये कांस्टेंट भी ड्रॉप करना होगा, तुमने ये कांस्टेंट भी ड्रॉप किया, तुम्हारे पास सिर्फ क्या बच गया n स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बिग ऑफ n स्क्वायर। अब o है कि ओमेगा है वो तुमको चेक करना पड़ेगा, अंदर फंक्शन क्या आएगा वो निकालना मैं तुमको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे इस केस में तो ओमेगा भी सेम आएगा, इस पे भी ओमेगा भी सेम आएगा, इस पे भी देखो फंक्शन कौन सा आएगा। अंदर के फंक्शन निकालने की बात कर रहा हूं मैं, बाहर का जो तुमको ये तो डिसाइड करना पड़ेगा कि ये इससे बड़ा है या बराबर है, कैसे, वो मैंने सिखा दिया है पहले ही, एक एक टर्म से चेक करके। चलो 4n+1, अब 4n+1 जब तुम देख रहे हो तो उसमें वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट डिग्री किसके पास है, सबसे हाईएस्ट डिग्री n की पावर 1, इसके साथ मान लो n की पावर 0 लिखा है, n की पावर 0 यानी 1, तो 1 × 1 1 एज इट इज। हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी इसके पास, n के पास 1, तो ये हो जाएगा 4n। अब मैंने क्या बोला कि कांस्टेंट्स भी ड्रॉप करने हैं, कांस्टेंट्स भी ड्रॉप करोगे तो यहाँ बचेगा n। अब ये बिग O ऑफ n है कि क्या है, यहाँ तो बिग O ऑफ n चल जाएगा, बिल्कुल सही है। इसका बताओ, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, 0, क्या लिखोगे n की पावर 0, कांस्टेंट ड्रॉप करोगे तो n की पावर 0 का O, यानी इसको तो क्या लिखोगे बिग O ऑफ 1, और ये जो बिग O ऑफ 1 है ये कहलाता है कांस्टेंट टाइम। कांस्टेंट टाइम, ज्यादातर केसेस में तुम यही कांस्टेंट टाइम बनाने का प्रयास कर रहे होगे कि कहीं से मुझे ये कांस्टेंट टाइम वाला एल्गोरिथम मिल जाए जो कि मेरे लिए बेस्ट सुटेबल होगा। कांस्टेंट टाइम में तुरंत मैं चुटकियों में तुम्हारा एल्गोरिथम सॉल्यूशन दे रहा होगा। ठीक है, स्टेप समझ में क्या किया अपने, सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वाला वेरिएबल सिलेक्ट किया, हाईएस्ट डिग्री वाला वेरिएबल सिलेक्ट किया। उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या सीखा, यहाँ पे अपन ने उसका जो कोफिशिएंट है उसको ड्रॉप किया, क्या किया, उसके कोफिशिएंट को ड्रॉप किया, और उसके बाद जो भी एसएन रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग टू सिलेक्ट कर लो कि भाई ओ लेना है, ओमेगा लेना है या फिर थीटा लेना है। आया भैया समझ में, आगे बढ़े तो फिर अब मैं आपको कुछ 2 4 10 फंक्शंस लिखवा देता हूं, जिनको अगर आपके सामने अगर कभी वैसे फंक्शंस देखने को मिल जाए तो आप उनके बीच में आपस में कंपैरिजन कर सको कि इनमें से कौन सा फंक्शन तेज है और कौन सा फंक्शन धीमा। चलो देखो यहाँ पे मेरे सामने मैंने टाइम फंक्शंस किस किस टाइप के हो सकते हैं वो डिफाइन करने की कोशिश की। देखो आपके सामने टाइम फंक्शन 2 टाइप से आ सकते हैं, या तो वो टाइम का जो टाइम का फंक्शन मैं बोल रहा हूँ n स्क्वायर वगैरह जो तो बना था ना n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, उस फंक्शन की बात हो रही है। तो या तो वो फंक्शन पॉलिनोमियल हो सकता है या तो वो फंक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो सकता है। पॉलिनोमियल के अंदर मैं लॉगरिथमिक साथ में कंसीडर करके चल रहा हूँ। तो होता क्या है, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो फंक्शंस की ऑर्डर ऑफ ग्रोथ स्लो होती है। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ यानी उनकी वैल्यूज एकदम से बहुत हाई नहीं हो जाती। जैसे अगर आप n स्क्वायर की बात करो तो उसमें 1 डालोगे 1 मिलेगा, 2 डालोगे तो 4 मिलेगा, 3 डालोगे 9 मिलेगा, थोड़ा थोड़ा स्लोली ग्रो हो रहा है। ठीक है, अब वहीं एक्सपोनेंशियल की अगर बात करें, जैसे e टू द पावर x के फंक्शन की तुम बात कर रहे हो, तो अपन को भी पता है कि वो कितना सडनली ग्रोथ होती है। इतनी सडन ग्रोथ होने के कारण उसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। उसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ कैसा होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। अब एक बात देखो, जैसे अभी तुम्हारे पास n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 वाला जो टर्म था उसका वो पॉलिनोमियल है, तो उसकी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ कैसी होने वाली है, स्लो होने वाली है। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ स्लो होगी यानी वो मैक्सिमम को अच्छी वैल्यू ले रहा है। चलो तो यहाँ मैंने टाइम फंक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। टाइम फंक्शन यानी वो जो मेरा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 आया था ना, वो कितने तरह का हो सकता है मैं वो देख रहा हूँ, मतलब वो फंक्शन की जगह और क्या क्या हो सकता है। वो तो क्वाड्रेटिक था। जो टाइम का फंक्शन है वो मुझे पॉलिनोमियल भी हो सकता है या एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। अब देखो पॉलिनोमियल के अंदर मैं लॉगरिथमिक को कंसीडर करके चल रहा हूँ। अब लॉगरिथमिक या पॉलिनोमियल जो फंक्शंस हैं उनमें एक बात देखो, धीरे धीरे ग्रो करेंगे। जैसे n स्क्वायर है मान लो तुम्हारे पास, तुमने n की जगह 1 रखा 1 मिला, n की जगह 2 रखा 4 मिला, n स्क्वायर की जगह है ना, 2 रखा 4 मिला, 3 रखोगे तो 9 मिलेगा। तो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है 1 4 9 16 25। तो क्या होगा, जब ये धीरे धीरे ग्रो हो रहे होंगे तो इनको कम टाइम लगेगा। अब जब तक ये एल्गोरिथम खत्म हो पाएगी पूरी, तब तक ये जो फंक्शंस हैं ये ज्यादा कोई बड़ी वैल्यू तो ले नहीं पाएगा। तो इसको कैसा टाइम लगेगा, कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा। अब एक बात बताओ, कोई काम करने में तुमको अगर कम टाइम लग रहा है
तो क्या तुम वो काम करने में फास्ट हो, है ना। उसी तरह अगर इस फंक्शन को ये स्लो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ होने के कारण, क्योंकि ये धीरे धीरे ग्रो हो रहा था, इसको कैसा टाइम लगा, कम टाइम लगा, तो ये क्या ये फास्ट हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल ये फास्ट हो जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एकदम से ग्रो होते हैं, सडनली ग्रोथ होती है इन फंक्शंस में, तो इनका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ कैसा होता है, हाई होता है। इनका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ कैसा होता है, हाई होता है। यानी एल्गोरिथम खत्म होते होते तक ये 1,01,000 वैल्यूज ले चुके होते हैं, तो उस वैल्यू तक जाने तक इनको टाइम भी तो ज्यादा लगेगा, तो इट टेक्स मोर टाइम। और जो चीज करने में तुमको ज्यादा टाइम लग रहा है, जैसे पढ़ाई करने में, तो तुम उसमें क्या हो, स्लो हो, क्या हो, स्लो। ठीक है, बात समझ में आई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो अब आई होप आप लोगों को एसिम्प्टोटिक नोटेशन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बेग ओ, बेग ओमेगा, बेग थीटा का जो भी डर था वो खत्म हो गया होगा। एक बार नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लेना। ये मैंने चीज बता दी है, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, इसको ध्यान रखना। कभी भी अगर पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बीच में कंपैरिजन देखने मिले, तो हमेशा पॉलिनोमियल वाले फंक्शन का जो टाइम है वो कम होगा। जो फंक्शन टाइम कम लेगा वो काम जल्दी करेगा। बात समझ में आ रही है, टाइम कम तो फास्ट होगा वो। अब अगले वीडियो से हम डेटा स्ट्रक्चर्स की जो अलग अलग तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, एरेज, वो चालू करेंगे। एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यूज, डीक्यू, इस तरह से हम आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।